Hello everyone, welcome to my channel Commerce Center. This is the second video lecture on the topic Management as an Art, Science and Profession. So let's begin with the lecture. हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में नेचर ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। वहां पर हमने 8 पॉइंट रिगार्डिंग नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किए, बट वहां पर हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट साइंस उसको स्किप किया था, तो उसको अब हम पढ़ेंगे और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट हम करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट और अ साइंस से। तो देखिए जो कंट्रोवर्सी है ना विद रिगार्ड की जो नेचर है मैनेजमेंट का, वेदर वो आर्ट है या वो साइंस है, तो इसका स्टार्ट कैसे हुआ, इसका बेस क्या है। ये बेस है इस डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट पे कि जो अर्लियर लीडर्स थे इंडस्ट्री के या फिर जो मैनेजर्स थे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को मैनेज करते थे थ्रू कॉमन सेंस, इंट्यूशंस या एक्सपीरियंस के बेस पे। उनके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, वो प्रोफेशनली ट्रेंड मैनेजर्स भी नहीं थे और ना ही वो ज़्यादा वेल एजुकेटेड थे, बट इसके बावजूद भी वो अपने बिजनेसेस को बहुत ही ब्रिलियंटली मैनेज करते थे। एग्जाम्पल्स ले लीजिए आप, धीरू भाई अंबानी हो गए, घनश्याम दास बिरला हो गए एक्सेट्रा। दिस वॉज द मेन रीजन कि जो कॉन्ट्रोवर्सी है अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट वेदर इट इज एन आर्ट और साइंस, ये कमिंग टू लाइट आया। ठीक है, तो इस चीज को कंक्लूड करने के लिए कि वेदर मैनेजमेंट एक आर्ट है या साइंस है, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली आर्ट होती क्या है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं आर्ट के जो उसको आर्ट बनाती है, और या फिर साइंस का मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या है, और उनको फिर हम कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली मैनेजमेंट क्या है और उसके फीचर्स क्या है। तब हमको पता लगेगा कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या फिर वो एक आर्ट है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट क्या होती है? Art is defined as practical application of existing knowledge skillfully to bring a desired results. Art क्या है? जब practically apply की जाती है existing knowledge skillfully, skills का मतलब क्या होता है? One's proficiency to do a specific work, मतलब आपकी expertise या फिर बोलते हैं ना निपुणता, तो आपकी निपुणता किसी एक स्पेसिफिक काम को करने की, उसको बोलते हैं स्किल। तो आर्ट क्या है? जब प्रैक्टिकली अप्लाई की जाती है एग्जिस्टिंग, जो आपके पास पहले से नॉलेज है, स्टॉक ऑफ नॉलेज है, उसको स्किलफुली अप्लाई किया जाता है सो दैट डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव किया जा सके, तो वो होती है आर्ट। तो एसेंशियल फीचर्स क्या है आर्ट के? फर्स्ट है पर्सनल स्किल। ऑब्वियसली जो आर्ट है वो एक पर्सनलाइज्ड प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का अपना खुद का एक स्टाइल होता है। एवरी आर्टिस्ट हैज इट्स ओन स्टाइल। तो आर्ट क्या हुई? एक पर्सनलाइज्ड प्रोसेस हुआ, एक पर्सनल स्किल हुई। सेकंड इज क्रिएटिविटी। आर्ट जो है वो नो डाउट क्रिएटिविटी को इंक्लूड करता है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा हर एक आर्टिस्ट का अपना खुद का तरीका होता है, अपना खुद का एक स्टाइल होता है। तो चाहे दो आर्टिस्ट है मान लीजिए, उनके पास चाहे सेम उनके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है किसी पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग, बट उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो एग्जीक्यूट वो जब उसको करेंगे वो अपने अपने स्टाइल से करेंगे, तो एग्जीक्यूशन क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। तो इससे क्या होगा? न्यू थिंग्स का प्रोडक्शन होगा। तो हम बोल सकते हैं जो आर्ट है वो इन्वॉल्व करता है क्रिएटिविटी को। थर्ड इज प्रैक्टिकल नॉलेज। ये तो हमने डेफिनेशन से ही पढ़ लिया कि जो आर्ट है उसमें क्या होता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है आपके पास उसका स्किलफुली। फोर्थ है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जो आर्ट है वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज का, वो क्यों होता है? ताकि आप डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकें, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको आप अचीव कर सकें। लास्ट वन इज रेगुलर प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आर्ट है वो इन्वॉल्व करती है रेगुलर प्रैक्टिस, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी इज द की, क्योंकि देखिए हमको पता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इट मेक्स यू परफेक्ट, तो इससे जो है आप आपकी जो स्किल्स है उसमें निखार आएगा।
तो आर्ट बेसिकली हमने पढ़ लिया है कि आर्ट क्या है, और आर्ट के असेंशियल जो फीचर्स हैं वो भी हमने रीड आउट कर लिए हैं। होपफुली अब आपको आर्ट का मीनिंग क्या है और आर्ट के जो असेंशियल फीचर्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स रहे हैं ना आर्ट के, उसको हम कंपेयर करेंगे विद द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और फिर हम एंड में कंक्लूड कर देंगे कि वेदर एक मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। फर्स्ट इज पर्सनल स्किल। देखिए, जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने पर्सनल स्किल्स का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से जो मैनेजर्स हैं वो भी अपने पर्सनल स्किल्स को, अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और क्यों कोऑर्डिनेट कर सके, सो दैट जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अकम्प्लिश किए जा सकें। तो ये जो फीचर है आर्ट का पर्सनल स्किल, ये मैनेजमेंट इंक्लूड करती है। सेकेंड वन इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी देखिए, जो मैनेजमेंट है वो मोस्ट क्रिएटिव आर्ट है। कैसे? इट इन्वॉल्व्स गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स बाय मोटिवेटिंग देम टू वर्क एंड कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्टिविटीज। जो मैनेजमेंट है वो एक मोस्ट क्रिएटिव आर्ट है। क्यों? क्योंकि वो इन्वॉल्व करती है दूसरों से काम करवाना, और वो भी इस तरीके से कि उनको इंस्पायर किया जाए काम करने के लिए, उनको मोटिवेट किया जाए और उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाए। तो इस सेंस में मैनेजमेंट क्या हुई? क्रिएटिव हुई। तो ये जो आर्ट का फीचर है ये भी मैनेजमेंट में है। ठीक है, थर्ड देखते हैं अब प्रैक्टिकल नॉलेज। अब देखिए, मैनेजमेंट भी कंसर्न करती है एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स का, और वो कैसे? मैनेजरियल प्रिंसिपल्स के थ्रू। एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल्स की यहाँ बात हो रही है। तो जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, यूनिट ऑफ कमांड हो गया, स्केलर चार्ट हो गया, एक्सेट्रा। इस पर मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगी। एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल्स यहाँ कंसर्न हो रहा है क्योंकि जब अप्लाई किए जाते हैं मैनेजरियल प्रिंसिपल्स तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें हैं वो इफेक्टिव बनती हैं, बेटर बनती है, ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। तो इस सेंस में जो मैनेजमेंट है वो कंसर्न करती है विद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। तो ये जो फीचर है आर्ट का ये भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। फोर्थ वन इज रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जो मैनेजमेंट है वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। वो कैसे? देखिए, जो फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया है कि मैनेजमेंट क्या है, उसका नेचर क्या है, तो हमने वहाँ पे क्लियरली इस चीज़ को पढ़ा था कि वो मैनेजमेंट ही तो होती है जो रियलाइज कराती है पीपल को इन द ग्रुप कि ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपके गोल्स हैं, और फिर उनके एफर्ट्स को उस डायरेक्शन में चैनलाइज करती है कि वो गोल्स, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। तो मैनेजमेंट क्या हुई? मैनेजमेंट इज रिजल्ट ओरिएंटेड बिकॉज इट इज कंसर्न विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ये वाला जो फीचर है आज का वो भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। लास्ट वन इज रेगुलर प्रैक्टिस। जस्ट लाइक आर्ट, जो मैनेजरियल स्किल्स है ना वो भी इंप्रूव होती है प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट में ही प्रैक्टिस की जरूरत है। ऑब्वियसली मैनेजर्स को भी प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है सो दैट उनकी स्किल्स इंप्रूव हो सके, जो कि हेल्प करेगी फिर उनको टू बिकम अ कंप्लीट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। और अगर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस जिनसे वो एक्सपोज होंगे उनको फिर वो एफिशिएंटली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो फीचर है आर्ट का वो भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो 5 फीचर्स थे आर्ट के, पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल नॉलेज, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच एंड रेगुलर प्रैक्टिस, ये 5 के 5 फीचर्स मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है, क्योंकि जो सारे एसेंशियल फीचर्स है आर्ट के वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। तो पढ़िए, दिस अबव एनालिसिस clearly establishes that management possesses all the features of art and on this very basis it has been accepted as an art। ठीक है, तो सारे फीचर्स जो आर्ट के हैं वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है।
ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन मार्क था ना कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हट चुका है एंड हम बोल सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्लियर। सेकेंड टॉपिक इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। पहले साइंस क्या होता है, उसका मीनिंग, फिर उसके एसेंशियल फीचर्स एंड फिर उसकी टेस्टिंग। क्लियर। तो सबसे पहले साइंस क्या है, लिटरल सेंस में देखें तो हम साइंस का मतलब होता है नॉलेज। मीनिंग देखते हैं, साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज acquired through observation and experimentation which is capable of verification। साइंस एक ऐसी सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की जिसको एक्वायर किया गया है केयरफुल ऑब्जर्वेशन या केयरफुल नोटिसिंग के थ्रू एंड एक्सपेरिमेंटेशन मतलब टेस्टिंग के थ्रू और रिपीटेड टेस्टिंग के थ्रू विच इज कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, वेरीफाई मतलब दैट कैन बी प्रूव्ड टू बी ट्रू, जिसको आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये सही है, ये करेक्ट है, ये एक्यूरेट है, जिसको आप कंफर्म कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, क्योंकि जो साइंस है वो बेस्ड होती है ट्रुथ पे। ठीक है, तो साइंस जो है वो कैपेबल होती है वेरिफिकेशन की। तो साइंस क्या हुई, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसको एक्वायर किया गया है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन और जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, वो कैपेबल होती है वेरिफिकेशन की के लिए। नाउ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ साइंस आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है, एक ऐसे ब्रांच ऑफ नॉलेज जो कि डील करती है फैक्ट से या जो बेस होती है ट्रुथ पे। तो साइंस भी तो यही है ना, साइंस भी डील करती है फैक्ट से और वो भी बेस होती है ट्रुथ पे। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकेंड इज कॉन्टिन्यूड ऑब्जर्वेशन। देखिए जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है ना वो इवॉल्व भी कैसे हुए हैं, वो इवॉल्व भी ऐसे हुए हैं, कॉन्टिन्यूड ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो इवॉल्व हुए हैं। उसी के बेसिस पे, कॉन्टिन्यूड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ही ऑब्जर्व कर दिया या फिर टेस्ट कर दिया और एक साइंटिफिक प्रिंसिपल बन गया, नहीं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर इवॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूड ऑब्जर्वेशन। क्लियर। थर्ड वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, दैट मे बी अप्लाइड थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो वो क्या होगी, मतलब एप्लीकेबिलिटी है उसकी, तो वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब साइंस कैसे यूनिवर्सली अप्लाइड होती है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक ट्रूथ को और वो अप्लाई हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम पे, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। जो लॉ है ग्रेविटेशन का वो अप्लाई हो सकता है इन ऑल कंट्रीज इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में किसी भी समय पर आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जो एसेंशियल फीचर है साइंस का वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो एस्टैब्लिश करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, वो एस्टैब्लिश करते हैं बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब मेटल्स हीट किए जाते हैं ना तो जो मेटल है ना वो एक्सपेंड करता है, तो जो एक्सपेंशन है वो क्या हुआ, इफेक्ट, और जो कॉज हुआ वो क्या हुआ, हीटिंग। हीट दिया हमने तभी तो वो एक्सपेंड किया ना। तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स एस्टैब्लिश करते हैं। लास्ट इज वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। देखिए सबसे पहले वैलिडिटी देखेंगे। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो टेस्ट किए जा सकते हैं किसी भी समय और कितनी भी बार, ठीक है, एट एनी टाइम एंड एनी नंबर ऑफ टाइम। और जब भी आप उसको टेस्ट कर रहे हैं हर एक बार वो सेम ही रिजल्ट देगा, तो इससे क्या है, उसकी वैलिडिटी चेक हो जाती है, हेंस इट फाउंड टू बी वैलिड। एंड इसके बाद क्या है कि जब वैलिडिटी चेक हो गई ना तो आप फर्दर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। क्लियर।
तो इस सेंस में जो साइंस है उसका एक एसेंशियल फीचर बनता है वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। अब वैलिडिटी के एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। जब भी व्हेनेवर यू कंबाइन हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन तो हमेशा क्या होता है, वाटर, ठीक है, वाटर बनता है ना, कंबाइन करता है जब भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर हमने देख लिया व्हाट इज साइंस और व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ साइंस। 5 एसेंशियल फीचर्स हैं साइंस के जो अभी हमने किए। नाउ कम्स टू टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब देखिए इसकी भी टेस्टिंग सेम जैसे हमने आर्ट की टेस्टिंग की थी ना, सेम वैसे ही होगी। हर एक फीचर को देखेंगे कि साइंस का जो फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है, और फिर कंक्लूड कर देंगे। तो फर्स्ट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो मैनेजमेंट है वो भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। वो कैसे? क्योंकि उसकी भी खुद की थियोरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो कि डेवलप किए हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने आफ्टर द ईयर्स ऑफ रिसर्चेस, ठीक है। सो जो मैनेजमेंट है वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो ये जो फीचर है साइंस का वो प्रेजेंट है हमारा मैनेजमेंट में भी। अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि मैनेजमेंट के कौन से खुद की थ्योरीज, प्रिंसिपल्स। तो थ्योरीज लाइक क्लासिकल थ्योरीज हो गई, न्यू क्लासिकल थ्योरीज हो गई, मॉडर्न थ्योरीज हो गई, या वेरियस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हो गए, एट्सेट्रा। तो जो फर्स्ट है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये फीचर साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूड ऑब्जर्वेशन। जो मैनेजमेंट है ना, या जो डेवलपमेंट है मैनेजमेंट थॉट्स की, उनको इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत साल लगे हैं। मतलब जो वो अब है ना, इस लेवल तक रीच करने के लिए उनको बहुत साल लगे हैं। द मैनेजमेंट और डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट टुक ईयर्स टू रीच एट दिस लेवल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासिकल थ्योरीज फिर न्यू क्लासिकल फिर मॉडर्न, नहीं। क्लासिकल थ्योरीज से पहले भी जो मैनेजमेंट है वो एग्जिस्ट करती थी इन वन और अदर फॉर्म। उससे पहले भी मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती थी। तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ईयर्स लगे हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। कैसे आई है मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस में? क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्टिन्यूस और एनकरेजिंग लेबर किया है वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स ने और वेरियस पीपल जो इस फील्ड से कंसर्न करते हैं। क्लियर? तो ये जो फीचर है कॉन्टिन्यूड ऑब्जर्वेशन साइंस का, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। थर्ड इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जैसा कि हमने पढ़ा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ट्रुथ पे बेस होते हैं, वो अप्लाई किए जा सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन में। लाइकवाइज जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं वो भी कंसिडर किए जाते हैं कि वो ट्रुथ पे बेस है एंड वो अप्लाई किए जा सकते हैं कहीं भी किसी भी सिचुएशन में। तो ये जो फीचर है साइंस का, ये भी मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स। उसी तरह से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो भी एस्टेब्लिश करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, पुअर प्लानिंग एंड पुअर लेआउट कॉज करते हैं लो प्रोडक्टिविटी। पुअर लेआउट क्या होता है? देखिए, लेआउट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ प्रोसेसेस, मशीनरीज या फैसिलिटीज इस तरीके से कि जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज हो, हाई प्रोडक्टिविटी हो। पर अगर प्लानिंग पुअर होगी और लेआउट पुअर होगा तो उससे हाई प्रोडक्टिविटी के बजाय क्या होगा? लो प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये जो फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लास्ट इज वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। देखिए, मैंने आपको बताया वैलिडिटी क्या होती है या वैलिडिटी किस तरीके से हम देखते हैं कि वो वैलिड है। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो टेस्ट किए जा सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ टाइम और कभी भी, और जब भी आप उसको टेस्ट करते हैं तो वो हर बार सेम ही रिजल्ट देता है। तो हेंस दे आर फाउंड टू बी वैलिड। उसी तरीके से जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो भी पुट किए गए टू सेवरल टेस्ट्स
and they are also found to be valid. तो ये वाला जो फीचर है वैलिडिटी का साइंस का, वो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। और फर्दर हम प्रिडिक्टेबिलिटी भी कर सकते हैं, तो ये वाला फीचर भी साइंस का मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो हम क्या देख सकते हैं कि ऑल 5 फीचर्स ऑफ साइंस वो भी प्रेजेंट है हमारे मैनेजमेंट में। तो क्या हम ये बोलेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो भी एक साइंस है? क्या ऐसा है क्या? पढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट इज क्लियर दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। अभी हमने जो एनालिसिस किया उससे तो हमको यही क्लियर हुआ कि जितने भी फीचर्स हैं साइंस की वो सारी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, तो मैनेजमेंट तो एक साइंस होनी चाहिए। होल्ड ऑन, बट it must be noted that unlike physics, chemistry, biology, it is not an accurate or exact science. देखिए, साइंस तो है, मैनेजमेंट एक साइंस तो है, पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उनकी तरह वो एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, वो एक एक्यूरेट साइंस नहीं है। कैसे? इसके 2 रीजंस है। फर्स्ट रीजन इज principles of management are not exact as principles of science, as these principles are applied on human beings, so their application may not yield the desired results. They may vary. देखिए, जो principles of management है वो कहाँ अप्लाई होते हैं? ह्यूमन बींग्स पे। अगर कोई चीज़ ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई हो रही है तो जो ह्यूमन बींग्स है उसके बिहेवियर को तो हम विद सर्टिनिटी कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो जो रिजल्ट है वो हर बार वेरी ही करने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार डिजायर्ड जो रिजल्ट्स है वो सेम आएंगे, वो वेरी कर सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन रहेगा कि जो एप्लीकेशन होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वो ह्यूमन बींग्स पे होती है, और ह्यूमन बींग्स के जो बिहेवियर है उसको हम विद सर्टिनिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो जो हमारे रिजल्ट्स है वो वेरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार रिजल्ट सेम ही आएंगे। सेकेंड इज the principles of management do not always have a universal application. हाँ, ठीक है, जो principles of management उनकी universal application होती है पर हमेशा नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हमेशा वो universally applied होंगे। तो second reason is principles of management do not always have a universal application. Thus, we can say that management is an applied science या फिर behavioral science। जो अर्नेस्ट डेल है उन्होंने बोला, अर्नेस्ट डेल हैज कॉल्ड मैनेजमेंट एज अ सॉफ्ट साइंस बिकॉज इट्स प्रिंसिपल्स आर नॉट वेरी रिजिड, क्योंकि उसके जो प्रिंसिपल है वो ज़्यादा रिजिड नहीं है, वो मतलब प्रिंसिपल जो है फ्लेक्सिबल है, वाइल जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रहते हैं वो बहुत रिजिड रहते हैं। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड नहीं होते हैं ज़्यादा, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी उनमें रहती है। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है उसको साइंस ना बोलकर सॉफ्ट साइंस बोला है, इनएग्जैक्ट साइंस बोला है, या फिर इनएक्यूरेट साइंस, अप्लाइड साइंस, बिहेवियर साइंस, वेरियस इसके नेम्स हैं। तो जो क्वेश्चन मार्क था कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन मार्क को हम कैसे हटाएंगे? यस, जो मैनेजमेंट है वो एक साइंस तो है पर वो प्योर साइंस नहीं है, वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, वो सॉफ्ट साइंस है। आई थिंक आई एम क्लियर। Now the last topic is management as a profession. देखिए, ब्रॉडर सेंस में प्रोफेशन का मतलब रहता है ऑक्यूपेशन। अब अदर वर्ड्स में बोले तो प्रोफेशन refers to the economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various section of the society. प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंडक्ट की जाती है एक पर्सन के थ्रू जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होती है, कुछ स्पेशल स्किल्स होते हैं एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के रिगार्डिंग, एक पर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग, जिसको वो इम्पार्शियली यूज करता है ताकि वो सर्व कर सके वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को या फिर सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर सके। एग्जाम्पल ले लीजिए, अकाउंटेंट हो गया, लॉयर्स हो गए, लॉ हो गया और एक्सेट्रा। The essential features of a profession are as follows. First is well-defined body of knowledge. प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। कैसे? जो फोरमोस्ट क्वालिटी होती है ना एक प्रोफेशनल की, वो क्या होती है कि उसके पास कुछ स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज का पोजेशन होता है एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में या पर्टिकुलर फील्ड में। तो प्रोफेशन क्या हुआ? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड इज
रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जो एंट्री होती है प्रोफेशन के अंदर वो रेस्ट्रिक्टेड रहती है, और वो रेस्ट्रिक्टेड किस चीज़ से होती है? एक एजुकेशनल डिग्री से। इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको प्रोफेशन में एंटर करना है तो आपको उस फील्ड या उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रिगार्डिंग आपके पास एक एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, अ डिग्री इन लॉ इज असेंशियल फॉर ज्वाइनिंग द लॉ प्रोफेशन। अगर आपको लॉ एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की। प्रोफेशनल एसोसिएशन, थर्ड वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं प्रोफेशन का। देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक प्रोफेशन की कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कुछ एक्टिविटीज़ करती हैं। फर्स्ट, वो ग्रांट करती है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, या फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है जो कि गाइड करता है एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोफेशन की। तो हुई ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इंडिया के अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, सेटअप है, एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स फॉर चार्टेड अकाउंटेंट्स, एटसेट्रा। फोर्थ वन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, जो मेंबर्स होते हैं ना प्रोफेशन के, वो बाउंड होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना रहता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? रूल्स और रेगुलेशंस जो फ्रेम किए जाते हैं ताकि गाइड किया जा सके बिहेवियर ऑफ प्रोफेशनल्स। तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल्स हैं, लाइक लॉ है, मेडिकल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ऑलरेडी have already been prescribed। ओके, तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो है ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है और उनको उसी के अकॉर्डिंगली उनके जो मेंबर्स हैं वर्क करना पड़ता है। लास्ट वन इज सर्विस मोटिव। द मेन मोटिव ऑफ द प्रोफेशन बेसिकली इज टू सर्व द सोसाइटी। जो मेन मोटिव रहता है प्रोफेशन का वो क्या होता है? सोसाइटी को सर्व करना। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, डॉक्टर है, नो डाउट डॉक्टर फीस चार्ज करेगा, बट उसका जो चीफ मोटिव रहेगा ना वो ये रहेगा कि जो उनका पेशेंट है उसको जस्टिस मिले। ठीक है, अभी देखो फीस तो वो चार्ज इसलिए भी करेगा क्योंकि उसको भी तो अपनी लिविंग अर्न करनी है ना, बट उसका जो चीफ मोटिव है वो क्या रहता है कि उसके पेशेंट के साथ जस्टिस होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोफेशन है वो सर्विस मोटिव के लिए किया जाता है। क्लियर? सो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको प्रोफेशन की और उसके एसेंशियल फीचर्स भी। अब हम टेस्टिंग करेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। सेम टेस्टिंग प्रोसीजर वही रहने वाला है कि जिस तरह से हर एक फीचर को हम देखेंगे कि क्या प्रोफेशन के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट से मैच कर रहे हैं नहीं, और फिर कंक्लूड कर देंगे। फर्स्ट वन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए, जो मैनेजमेंट है ना वो भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, और वो कैसे है? जो मैनेजमेंट है उसके भी खुद के प्रिंसिपल्स रहते हैं और उन प्रिंसिपल्स को यूज करने के लिए स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल कॉम्पिटेंसी का जरूरत पड़ता है। तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसका वो एक प्रोफेशन है क्योंकि जो प्रोफेशन का एक फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज वो उसमें प्रेजेंट है। सेकेंड वन इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अभी हमने पढ़ा कि अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको एजुकेशनल डिग्री लगेगा, बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। देखिए, बट एज फार एज मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड देयर इज नो सच कंडीशन फॉर बीइंग अ मैनेजर। अगर आपको मैनेजर बनना है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई एजुकेशनल डिग्री लगेगा और उसके बाद ही आप मैनेजर बन सकते हैं। तो ये जो फीचर है प्रोफेशन का ये मैनेजमेंट में नहीं है। इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन। तो इस फीचर के अकॉर्डिंगली हम एक बार इस पर क्रॉस लगा देते हैं। थर्ड वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन इसमें क्या है, हर एक प्रोफेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, एस्टैब्लिश की गई हैं। बट वैसे तो देखिए मैनेजमेंट के लिए भी है AIMA, दैट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, एस्टैब्लिश की हुई है। बट ये असेंशियल नहीं है इसमें कि जो मैनेजर है उसको इसका मेंबर होना पड़ेगा और तभी आप मैनेजर बन सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है।
अगर आप उसके मेंबर नहीं हैं, आप तभी भी मैनेजर हो सकते हैं। तो ये वाला जो फीचर है प्रोफेशन का, वो भी मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ऑन दिस बेसिस मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज प्रोफेशन, मतलब ये वाला जो फीचर है इसको भी हम एक बारी क्रॉस कर देते हैं। फोर्थ वन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, जो मेंबर्स रहते हैं ना प्रोफेशन के, वो बाउंड होते हैं कि उनको कुछ प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना रहता है, पर ऐसा कोई कंडीशन हमारा मैनेजमेंट में नहीं है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा एज अ प्रोफेशन। तो इस फीचर पे क्रॉस। लास्ट इज सर्विस मोटिव। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन या जो मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती है, उनका जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है प्रॉफिट्स अर्न करने का। बट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे स्ट्रेस किया जा रहा है। तो इस चीज़ को देखकर हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम दिस पॉइंट मैनेजमेंट कैन बी एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन टू। सो ये वाला जो फीचर है प्रोफेशन का वो मैनेजमेंट में है। ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि आउट ऑफ 5 फीचर्स ओनली 2 फीचर्स, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सर्विस मोटिव, ये प्रेजेंट है प्रोफेशन के। ये दोनों फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, बाकी जो 3 फीचर्स बचे हैं वो प्रेजेंट नहीं है। सो ऑन द अबव एनालिसिस इट कैन बी सेड दैट management does not possesses all attributes of profession, but it is undoubtedly emerging as a profession. सारे तो वो एट्रीब्यूट्स को पोजेस नहीं करता है, पर वो अनडाउटेडली एक एमर्जिंग प्रोफेशन है। वो आगे वो एज अ प्रोफेशन बन सकता है भी, वो एमर्जिंग स्टेज पे है बेसिकली। क्लियर? सो इन लास्ट इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट इज अ फुल फ्लेज्ड आर्ट। क्योंकि सारे फीचर्स आर्ट के मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, तो वो एक फुल फ्लेज्ड आर्ट है। मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो डील करती है ह्यूमन बींग से, जिनके बिहेवियर को हम विद सर्टिनिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक सॉफ्ट साइंस है, वो एक प्योर साइंस नहीं है। और मैनेजमेंट इज एमर्जिंग एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह एमर्ज कर रहा है, बट वो एक प्रोफेशन नहीं है। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़े, मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या वो एक साइंस है, क्या वो एक प्रोफेशन है। अब यहाँ पर मेरा काम खत्म होता है, आपका काम स्टार्ट होता है। इस तरीके से आपके जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो आप पहले कंसेप्ट अच्छे से समझिए, उसके बाद अटेम्प्ट करके देखिए कि क्या आपको ये जो क्वेश्चन है आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए। Thank you. Do like, share, comment and subscribe to my channel for more informative videos. Thank you.